नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राजीव कुमार। आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्रैकर जैक में। आज का जो टॉपिक है वो बेसिक मैथमेटिक्स है। बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग कहां तक पढ़ चुके थे? बेसिक ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे और ट्रिगो के बारे में जो हम लोग सीखे थे वो कुछ जो थ्योरी था हम बता चुके थे और उसका न्यूमेरिकल आज बताने वाले थे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो अगर ध्यान से याद होगा तो हम लोग ये अपना जो चेंजिंग वाला था, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, ये टाइप का क्वेश्चन करा चुके थे, थ्योरी करा चुके थे। क्वेश्चन जैसे आज कराएंगे, जैसे मान लीजिए फिजिक्स में हमेशा साइन 150 पूछता है, 150 पूछता है, या फिर आप ले लीजिए साइन 120 पूछता है। इस तरीक़ा से होता है। कॉस 150 पूछता है, ऐसे 150 डिग्री का पूछता है, और इसके लिए कॉस 120 डिग्री पूछता है। तो इस टाइप का बहुत सारा पूछता है। जैसे 90 तक तो आप 10 क्लास में पढ़े होंगे, तो उसके बाद जो 90 के बाद होगा आपको उसके बारे में आप सोचना है, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप देखिए इस फॉर्म में चेंज कीजिएगा, n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। देखिए इस फॉर्म में आप चेंज कीजिएगा। तो जब आप इस फॉर्म में चेंज करिएगा तो याद कीजिए कि अगर n ऑड रहता था या इवन रहता था, तो ऑड रहता था तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, और इवन रहेगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? अगर n जो है आपका इवन रहा, यहाँ पर अगर n जो है आपका क्या रहा? इवन रहा, तो साइन साइन में ही रहता था, चेंज नहीं होता था। अच्छा, ये पूरा एंगल को देखकर हम क्या करते थे? पूरा एंगल को देखकर हम देखते थे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, और उस क्वाड्रेंट के हिसाब से पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इस बात को डिसाइड करते थे। तो सबसे पहले इसमें चेंज करने के लिए देखिए हमेशा इसमें क्वाड्रेंट टाइप का बना लिया कीजिए। ये क्या है? 90 है, और 90 के बाद कितना आगे गए? 60 आगे गए, यहाँ पर ऐसे। तो क्या हम इसको ऐसे लिखने का ये तरीका है? क्या इसको हम 90 प्लस 60 लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा देखिए, यहाँ ऑड मल्टीपल है कि इवन है? ऑड है। तो याद कीजिए पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि अगर ऑड लेक्चर हो तो किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में हो जाएगा। अच्छा, ये प्लस होगा कि माइनस होगा? तो पहले ये देखिए कि ये किस क्वाड्रेंट में आया। तो देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट है। याद कीजिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका है, ये सेकंड क्वाड्रेंट आपका है, ये थर्ड क्वाड्रेंट आपका है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट आपका है। तो देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट है, उस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है उसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। अब आपको पता होगा 10 क्लास में आप पढ़े होंगे कि cos 60 का वैल्यू क्या होता है? याद कीजिए साइन 60 √3/2 होता है, तो cos 60 कितना होता है? 1/2 होता है। उसका उल्टा मतलब साइन 30 जो होता है यहाँ cos 60 का होता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि साइन 150 का वैल्यू कितना आ गया? 1/2। तो ये आप निकाल सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसलिए कराया गया है। जैसे आप साइन 120 को ले लीजिए, तो देखिए क्वाड्रेंट हमेशा बना लिया कीजिए स्टार्टिंग में, ताकि दिक्कत ना हो। ये इसलिए बोल रहे हैं, अभी तो आप कर लीजिएगा, जब बड़ा एंगल हो तो क्वाड्रेंट के हिसाब से ही करने में ज़्यादा अच्छा होता है। पहला 180 है, तो पहले 90 जाइए, फिर कितना जाइएगा? 30 जाइएगा। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए कि साइन 90 और प्लस में क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो फिर से ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल में चेंज हो जाता है, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बिकॉज 120 डिग्री इज द सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है एंगल 0 डिग्री। ये 90 डिग्री है, और ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और ये 360 डिग्री है, और ये आप 90 जोड़िए तो ये आ जाएगा 450 आ जाएगा, और 90 जोड़िए तो ये 540 आ जाएगा, ये 630 आ जाएगा, और ये 720 आ जाएगा। ऐसे 90 जोड़ते रहिए, आपका आते जाएगा। ये पिछले लेक्चर में हम बता चुके थे कि आप ऐसे बढ़ाते जाइएगा, आपका काम बनते जाएगा। 90 ऐसे ऐसे बढ़ाते जाइए, आपका इस तरीक़ा से सोच होते जाएगा, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है कि 0 से 90 डिग्री ही फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। 360 से 450 के बीच में भी जो एंगल होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। 720 और यहाँ से 810 भी कर लीजिएगा तो भी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि 90 जोड़ते जाइए, आपका क्वाड्रेंट में जो होगा आपका बढ़ते जाएगा। ऐसा एंगल का लिमिट जो है आपका बढ़ते जाता है। तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है? यहाँ से देखिए क्या √3/2, क्योंकि 0 से 90 डिग्री तक के हमको 10 क्लास में आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए cos 150 को क्या लिख सकते हैं आप? 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। फिर 90 का मल्टीपल ऑड है, ऑड मतलब क्या होता है? चेंज हो जाएगा।
और चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो ऑब्वियस है 150 डिग्री कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। और आप साइन 60 का वैल्यू तो जानते ही हैं, √3/2। तो जो कॉस 150 का वैल्यू हो गया वो कितना आपका हो गया, -√3/2 हो गया। कॉस 120 का वैल्यू देखिए, तो कॉस 120 को क्या 90 प्लस आप क्या लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से ऑड मल्टीपल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और चेंज किस में होगा, साइन 30 में हो जाएगा। और फिर से ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है। अच्छा, एक बात यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज क्या करता है, वो बात बताते हैं। वो बच्चा साइन को देख के कहता है कि सर ये साइन है सर, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होना चाहिए। ये आंसर है, हम क्वेश्चन को देख कर करते हैं, है ना, क्वेश्चन के अनुसार करते हैं कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्वेश्चन के अनुसार किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। और आपको पता है -30 मीन्स साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। मीन्स कॉस 120 का वैल्यू कितना हो गया, -1/2। तो 90 के पार का भी वैल्यू आप आसानी से लिख सकते हैं। जो पिछले लेक्चर में ये सब बता दिया गया था कि चेंज कैसे होता है, साइन हम कैसे लिखते हैं, ये चीज़ों को बता दिया गया था। आगे चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जो है इसमें एंगल के बारे में पढ़ के हमारा ट्रिगो का कुछ फार्मूला है, उस फार्मूले को पढ़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, फिर से बता देते हैं कि अभी तक के जो हमारा जो लेक्चर था वो कई दिनों से नहीं आ रहा था, तो कुछ वो टेक्निकल इशू था। और अपना जो है अब रेगुलर वीडियो आएगा, रेगुलर आएगा। एक MWF के जो अल्टरनेट होगा उसमें 11th का वीडियो आएगा, और जो TTS का अल्टरनेट होगा उसमें 12th का वीडियो आएगा। और बता देते हैं कि मतलब इसका जो टाइमिंग है वो अब फिक्स रहेगा, आप लोग उस टाइम पे फुली प्रिपेयर हो जाइएगा, क्योंकि ये 12 बजे के लगभग आपका ये वीडियो चला जाएगा। हर दिन 12 बजे वीडियो, एक दिन 11th का, एक दिन 12th का वीडियो आपके पास चला जाएगा। तो हर दिन उस टाइम पे आप तैयार रहिएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि एक टाइम फिक्स कर लीजिए, है ना। तो ये टाइम फिक्स कर लीजिएगा आप लोग पढ़ने के लिए। और एक बात और भी बता देना चाहते हैं, क्योंकि 11th का जो है क्लास अब क्लासरूम में होना असंभव है। मतलब ये साल तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है क्लास आपका, चाहे आप कहीं भी चले जाइए आपका क्लास नहीं होना है, आपको ऑनलाइन से ही पढ़ना पड़ेगा। तो जहाँ भी हैं अच्छे से रहिए और घर पे ही अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पूरे ढंग से पढ़ाई कीजिए, है ना। आप मन में मत बैठाइए कि अभी नहीं, अभी तो चालू होगा तब हम स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। अब आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको उस लाइन में अब जाना पड़ेगा, ऑनलाइन को ही अब चूज करना होगा। तो आप बिल्कुल ढंग से नोट्स बनाएं, ढंग से पढ़ाई अब स्टार्ट कर दें। अब मौज मस्ती बहुत हो गया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आपको ऐसे पूछा, देखिएगा यहाँ पर आपको इस तरीक़ा से पूछा कि यहाँ पर 420 डिग्री दे दिया, बोला साइन 420 डिग्री का वैल्यू बताएं। अब देखिए ये अभी तक के तो ठीक था, जैसे चलिए 180 डिग्री तक के था या 360 के अंदर था, तो उस टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। अब देखिए ऐसे दे दिया साइन 420 डिग्री। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कॉन्सेप्ट वही है, आपको n इसी फॉर्म में तोड़ना होगा। देखिए कौन सा फॉर्म है, ये वाला फॉर्म में आपको तोड़ना होगा, और उस फॉर्म के अनुसार फिर n × 90 ± थीटा के अनुसार n को देखते हुए चेंज होगा कि चेंज नहीं होगा, इस बात पे डिसाइड होगा। और ये देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में लाइज हो रहा है, उसके अनुसार हम पॉजिटिव और नेगेटिव देख लेते हैं। तो इसमें हम कैसे करते हैं, देखिए इसीलिए हम क्वाड्रेंट बताए थे। आप 420 देखिए कैसे कब आता है, 90 आया, 90 के बाद 180 आएगा, 180 के बाद 270 आएगा, 270 के बाद 360 आएगा, और 360 के बाद यहाँ पर देखिए 90 जोड़िएगा तो कितना आएगा, देखिए 9 6 15 और 3 1 4, क्या यहाँ 450 आ गया। तो क्या देखिए 420 से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब 420 जो है इसी क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट ये है, बोलिए कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो लिखें कैसे उसके फॉर्म में, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक कि कितना लिख सकते हैं, 360
और प्लस में क्या लिख देते हैं 60। देखिए यहाँ से प्लस में क्या लिखा जाएगा 60 आपका, तो देखिए काम बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, साइन यहाँ से क्या कीजिए 360 और प्लस में आप लिख दीजिए 60। अब इसको ब्रेक कीजिए n इंटू 90, तो क्या इसको 4 इंटू 90 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 4 इंटू 90 में 360 आ जाएगा, है ना। और आपको तोड़ने में फिजिक्स में जो भी जितना भी सवाल आएगा बहुत ही इजीली आप तोड़ सकते हैं, इतना ज़्यादा जाता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा तो 150 120 से ज़्यादा कभी नहीं गया है। बट अगर हो आ भी जाए तो हम लोग को टेंशन नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर में तो ये चेंज नहीं होता है और ये 60 डिग्री रह गया। अच्छा ये कौन सा क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो इसका वैल्यू सिंपली कितना हो जाएगा √3/2, मतलब साइन 420 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। क्या क्लियर हो गया? चलिए आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, पॉज करके आप खुद से पहले सॉल्व कीजिएगा, है ना। इस तरीका से यहाँ पर देखिए आपको हम लिख भी देते हैं ताकि थोड़ा सा सवाल जल्दी से बन सके। 0, 90, 180, 270 और यहाँ से आप लिख सकते हैं 360, ये हो गया आपका 450, ये हो गया आपका 540, 90 90 सिर्फ जोड़ते जाना है और आपका ये आते जाएगा और ये होगा 810, ये होगा 900, ये होगा 990 और 990 में 90 जोड़िएगा 90, तो कितना आएगा 90 यहाँ पर जोड़ देंगे तो 18 9 1 10 180 और एंड सो ऑन। इस तरीक़ा से आपका चलते चलता जाएगा, तो जिससे आपका क्या हो जाएगा क्वाड्रेंट डिसाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझते हैं, देखिएगा जैसे यहाँ पर ले लीजिए, आपसे यहाँ पर पूछा, देखिएगा यहाँ पर 660 डिग्री का वैल्यू बोला, बताइए। चलिए साइन बहुत ले लिए, tan लेकर चलते हैं ताकि इसमें भी कॉन्फिडेंस आ जाए। जैसे आपसे पूछा tan 660 660 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो क्या करिएगा इसमें 60, अब पहले देखिए ढूंढना, चलिए क्या यहाँ पर 630 है और क्या यहाँ पे 720 है, क्या 660 जो है 630 और 720 के बीच में लाइज कर रहा है, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है कि नहीं है। तो अगर यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये तो बात क्लियर हो गया, लेकिन इसको लिखे कैसे उसके फॉर्म में, क्योंकि उसके फॉर्म में लिखना है। तो अब पॉज करके पहले खुद लिख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ देखिएगा। तो देखिए 660 को क्या पहले नंबर 630 लिख दीजिए और प्लस में आप 30 जोड़ दीजिए, तो आपका देखिए इस तरीका से 660 आ जाएगा। यहाँ पर का वैल्यू जहाँ पर गिरे वो लिख दीजिए और पार जितना भी जाए, उसके आगे जितना भी जाए उसको प्लस में कर दीजिए, या हो सकता है माइनस में भी कर सकते हैं। देखिए 720 में से कितना घटाएंगे कि 660 आएगा, तो 60। तो इसको लिखने का तरीका एक और हो सकता है, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि 720 माइनस 60 करेंगे तो भी देखिएगा 660 ही आएगा। अगर आप 720 में से 60 घटा दीजिएगा तो भी आपका कितना आएगा 660 ही आएगा, है कि नहीं। तो आप ये सोच है, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, आपको तरह तरह का अपने मन से खुद ही लेना है। जैसे हम 990 में 60 जोड़ देंगे और उसका वैल्यू निकालने के लिए बोल देंगे, 180 में 60 जोड़ देंगे, 540 में 30 जोड़ देंगे, ऐसा वैल्यू जोड़ेंगे कि वो 0 से 90 डिग्री के बीच में ही आ जाता हो, इस तरीके का वैल्यू जोड़ा जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 7 × 90, है ना, 7 × 90 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 8 × 90। देखिएगा दोनों से वैल्यू सेम ही आएगा। तो यहाँ पर ऑड नंबर है तो चेंज हो जाएगा, चेंज किस में हो जाएगा cot 30। अच्छा कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ में, तो फोर्थ में tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव आपका आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए चेंज नहीं होगा तो tan 60, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये tan है और फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव होगा। तो cot 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए cot 30 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 30 का क्या होता है 1/√3 होता है tan 30 का, तो cot 30 का क्या हो जाएगा √3, और यहाँ पर भी आप देखिएगा तो माइनस में इसका भी क्या आ जाएगा √3, तो -√3 देखिए इस प्रोसेस से भी आ गया और इस प्रोसेस से भी आ गया। बट आप किसी भी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं,
आपका मर्जी है, आपको बस इसके फॉर्म में तोड़ देना। कोई भी एंगल अपने पास रहे, हमको इसके फॉर्म में तोड़ देना है। जैसे ही इसके फॉर्म में आप तोड़ दीजिएगा, आपको चेंज करने का तरीका आपको बता दिया गया। लेकिन हाँ, आज का लेक्चर तभी समझ में आएगा जब आप इसके पीछे वाला लेक्चर आप पढ़ रखे होंगे। और अगर जिनका नहीं पढ़ा हुआ है, आपको ये लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, आप उसको पहले लेक्चर को कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट कीजिएगा। क्लियर है? तो इस तरह का हम लोग जो है 90 डिग्री के बाद भी अगर हमसे पूछा जाए कि उसका वैल्यू क्या होता है, किस तरीक़ा से होता है, तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें और भी आता है ट्रिगोनोमेट्री, एक आता है ट्रिपलेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रिपलेट जो होता है। कुछ का ट्रिपलेट हम लोग को याद रख लेना चाहिए ताकि हम लोग को कोई दिक्कत ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कैलकुलेशन ईजी कर देता है। एक तो उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट तो बहुत सारा है, ट्रिगोनोमेट्रिक में ही आता है। क्या होता है ट्रिपलेट, यहाँ पर देख लीजिएगा। ट्रिपलेट में क्या होता है, एक तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा दिखाते हैं। इससे आपका एक नया वैल्यू बनेगा। जैसे मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो याद कीजिएगा, देखिए 3, 4 और 90 डिग्री हो तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 आता है। सबको पता है ये कि 3, 4 है तो ये 5 है। इसका खास बात क्या है सर, इसमें आप स्पेशल बोले, ये है इंपॉर्टेंट। क्या है कि 3 के सामने कितना होता है, 37 डिग्री होता है, और 4 के सामने कितना होता है, 53 डिग्री होता है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे साइन 37, साइन 53, साइन कॉस 37, कॉस 53, टैन 37, टैन 53 का भी वैल्यू पूछता है इसमें। तो आपको यहाँ से निकालना बहुत ही आसान होगा। देखिएगा यहाँ पर कि आप अगर 37 को लेकर चलते हैं, देखिए 3, 4, 5। अच्छा एक बात और बता देते हैं, ये जो 37 और 53 है वो सिर्फ इसी ट्रिपलेट के लिए वैलिड है, अदर ट्रिपलेट के लिए वैलिड नहीं है। जब भी वैलिड होगा तो 3, 4 और 5 के लिए ही वैलिड होगा, सारे के लिए वैलिड नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है कि 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए ही 37 है। 3 के सामने 37 है और 4 के सामने क्या होता है, 53 होता है। अच्छा एक बात बताइए, देखिए यहाँ से कितना आसानी से निकलेगा। जैसे साइन 37, जैसे एक तो 0 से 90 डिग्री तक क्या आपको आना चाहिए। फिर 90 डिग्री के पार के लिए सीख लिए, एक और स्पेशल सीख लेते हैं, 37 और 53 कैसे निकालते हैं। तो साइन 37 डिग्री आप देखिएगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, मतलब कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। पर अगर 37 से लीजिएगा तो ऑब्वियस है परपेंडिकुलर ये रहेगा, हाइपोटेनस ये रहेगा। ये भी हम आपको लेक्चर में बता चुके हैं कि कैसे परपेंडिकुलर, कैसे हाइपोटेनस और कैसे बेस पकड़ते हैं। ये आपका शायद फर्स्ट लेक्चर में बता दिया गया होगा, जब ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट हो रहा होगा तब उस केस में ये बता दिया गया था। उसके बाद आप देख सकते हैं cos 37 का वैल्यू पूछेगा, तो cos 37 का वैल्यू होता है बेस बटा हाइपोटेनस। तो यहाँ से आप 4/5 लिख सकते हैं। और आपसे पूछ सकता है tan 37 डिग्री बच्चों, तो 37 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बटा बेस होगा, मतलब 3/4 होगा। या फिर आप फार्मूला से भी कर सकते हैं कि tan 37 कितना होगा, sin 37 बटा cos 37 होता है। तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग नए ट्रिपलेट में आते हैं। जैसे कई ट्रिपलेट जो होते हैं जो हमको याद रखना जरूरी होता है, जैसे कि अगर 8 और 6 है तो ऑब्वियस है ये कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाता है। क्लियर है? उसी तरीक़ा से अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और ट्रिपलेट आता है आपका, क्या आता है, एक और ट्रिपलेट आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होता है कि अगर 12 है और ये 5 है तो ऑब्वियस है ये कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। तो देखिए यहाँ से 25 और 144, 25 144 और ये जो 25 है देखिएगा तो ये 169 आ जा रहा है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 13 कर सकते हैं। तो कुछ जो ट्रिपलेट होता है आपके पास, जब भी कोई नया ट्रिपलेट आए इसके अलावा, तो आप उसको एक नोटबुक में अलग लिख लीजिए, ताकि आपको ना ये ट्रिपलेट देखते ही याद आना चाहिए। कई बार डायरेक्ट ये ट्रिपलेट यूज हो जाता है, कई बार डायरेक्ट यूज होता है और हम लोग को मन में उतना ख्याल नहीं आ पाता है। अगर ट्रिपलेट मन में रखिएगा तो कई चीज़ें डायरेक्ट आपको क्लिक कर जाएगा। तो ये ट्रिपलेट का कहानी था। और भी देखते हैं इसमें कुछ जो बेसिक फार्मूला है, आपको भी पता है 10 क्लास में वो पता होगा, कुछ नहीं भी पता होगा, तो हम बस रिवाइज करा देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो हमसे कुछ छूटे नहीं।
हमारे द्वारा कुछ छोड़ा नहीं जा, क्योंकि वो 10 क्लास में भी ट्रिगो में पढ़ा जाता है और फिर से हम आपको पढ़ा रहे हैं, फिर से हम रिवाइज करा दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत किसी भी प्रकार का ना हो आपको। ठीक है, देखिएगा यहाँ से आपको कर देते हैं। जैसे सबसे पहले बेसिक फार्मूला क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल फार्मूला होता है ट्रिगोमेट्री का बेसिक फार्मूला। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल फार्मूला। तो जो ये पहला फार्मूला होता है आपका, देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और बहुत सारा इसको इधर उधर करके किया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसके बाद क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और बाकी इसी को इधर उधर करके किया जाता है। ये 10 क्लास में आपको पढ़ा हुआ होगा। आप एक काम कीजिएगा, इसको अपना जो भी 10 क्लास में पढ़े होंगे इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद आप पढ़े होंगे क्या, टेन थीटा बराबर क्या आता है साइन थीटा बटा क्या आता है कॉस थीटा। बच्चों यहाँ पर आता है कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बटा क्या होता है साइन थीटा होता है। इस तरीके का फॉर्मूला आपको पढ़ा हुआ होगा 10 क्लास में। कुछ जो अलग टाइप का चीज़ होता है उस पर हम बात कर लेते हैं। जैसे साइन ए प्लस बी टाइप का फॉर्मूला हो, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। हम आपको बता देते हैं कि ये यहाँ पर जितना भी फॉर्मूला लिखाया जा रहा है वो सारा का सारा फॉर्मूला आपको फिजिक्स में यूज होना है, ये कंफर्म है। आप ये बैठा लीजिए मन में, ऐसे ही नहीं पढ़ाया जा रहा है टाइम पास के लिए। ये आपका फिजिक्स में एक एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। तो साइन ए प्लस बी में क्या होता है, याद कीजिए साइन ए इंटू क्या होता है कॉस बी, और प्लस में क्या होता है कॉस ए इंटू क्या होता है साइन बी होता है। तो ये आपका इस तरीक़ा से हो गया। उसी तरीक़ा से आप लिख सकते हैं क्या साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो आपका यहाँ से होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा साइन बी हो जाएगा। उसी तरीक़ा से आप लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी, तो आपका होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस में यहाँ पर आ जाएगा साइन ए इंटू साइन बी आ जाएगा। ये देखिएगा कॉस ए प्लस बी है ना यहाँ पर, तो याद रखिएगा प्लस रहता है तो यहाँ पर माइनस हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। और कॉस ए माइनस बी है तो क्या होगा कॉस ए इंटू कॉस बी एंड प्लस में क्या हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। तो ये हो गया। अच्छा, एक और आता है इसमें जो अपना फिजिक्स में यूज होता है साइन 2 थीटा। तो देखिएगा आप यहाँ पर थीटा और थीटा पुट कर दीजिएगा तो साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर से देखिए सब नज़र आ जाएगा। तो ये थीटा है, ये थीटा है, तो क्या साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा 2 टाइम्स हो गया। तो देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। अच्छा, कभी कभी एक ऐसा भी फॉर्मूला यूज होता है, जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला पूछा तो एक बच्चा तो वहाँ से निकाल लेगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के ऑल अंडर रूट हो जाएगा, ओवर अंडर रूट हो जाएगा, तो वहाँ से निकाल सकते हैं। बट यहाँ से ये साइन थीटा निकाला जा सकता है। देखिए कैसे, कभी कभी ऐसा होता है कि जो एंगल रहता है उसके हाफ एंगल में चेंज करना रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे 2 थीटा है तो क्या यहाँ आधा हो गया, याद रखने का तरीका है, क्या 2 थीटा है तो क्या आधा हो गया। उसी तरीक़ा से यहाँ पर भी आप कर सकते हैं आधा। देखिए 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू क्या कर सकते हैं कॉस थीटा बाई 2 कर सकते हैं। उसी तरीक़ा से आप यहाँ से क्या देख सकते हैं कॉस 2 थीटा, तो यहाँ से आप यहाँ से ए वाला फॉर्मूला के हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिएगा थीटा पुट कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका एक और फार्मूला, एक तो कर लीजिए, या तो पूरे कॉस में चेंज कर लीजिए या तो पूरे साइन में। जब पूरे कॉस में चेंज करिएगा तो साइन को आपको चेंज करना होगा कॉस में। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला वहाँ से देख लीजिए तो आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिएगा तो कितना आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर द फिजिक्स चैप्टर बेसिक मैथमेटिक्स में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये वाला फार्मूला जो होता है आपका डेरिवेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ये आप देखिएगा खुद से। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगर साइन में चेंज करना हो तो कॉस को आप साइन में कर लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप cos 2 थीटा का फॉर्मूला कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका है, अच्छा यहीं पर ऐसे पूछ दे, देखिए cos थीटा, तो यहाँ 2 थीटा था तो देखिए आधा हो गया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा।
कभी कभी ये फार्मूला भी इस्तेमाल करना रहता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से भी आधा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, और यहाँ से भी आधा हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि ये इतना ज़्यादा यूज़ होता है डेरिवेशन में, मतलब आप सोच नहीं सकते, इसलिए याद रखिएगा, ये रट लीजिएगा, ये सब मुंह पे होना चाहिए। मतलब एक बार में जैसे ही सुनना कि आधा एंगल में चेंज करना है, आंसर आधा एंगल में दे रहा है, खड़ाक से क्लिक करना चाहिए, फटाफट एक क्लिक करना चाहिए सारे फॉर्मूला। तो ये cos थीटा के बेसिस पे cos 2 थीटा का हो गया, sin 2 थीटा का हो गया, है ना। एक और फॉर्मेट आता है, उस फॉर्मेट को भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आता है sin c प्लस डी, ऐसे, तो यहाँ से क्या लिखते हैं 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। साइन सी प्लस डी का क्या होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 हो जाता है। उसी तरीका से आप निकाल सकते हैं कॉस का, ये भी यूज होता है भाई, सारा फॉर्मूला 2 यहाँ से आप क्या लिख लीजिएगा 2 यहाँ से हो जाएगा कॉस c प्लस डी बाई 2। देखिए चेंज हो जाएगा, ये दोनों का सम का आधा और ये कॉस के साथ माइनस, बस कॉस लिख रहे हैं तो यहाँ पे कॉस वाला के साथ प्लस, और सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर देखिए साइन, अगर आपका c माइनस डी रहा तो यहाँ पे क्या कीजिएगा 2 साइन, यहाँ से क्या लिखेगा 2 कॉस पहले आ जाएगा और वो प्लस में होगा, और फिर साइन जो होगा वो माइनस में आपका होगा। उसी तरीका से यहाँ पर ओ सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक है, क्या है देखिए ऐसे होता है साइन सी प्लस साइन डी, इस तरीका का फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी। तो ए कैसे लिखाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। उसी तरीका से आप लिख सकते हैं साइन सी माइनस साइन डी, तो यहाँ से आ जाएगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, है ना, कॉस प्लस में हो जाता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी, तो यहाँ से होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, दोनों कॉस ही होता है। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस हो जाए कॉस सी माइनस कॉस डी, तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन डी माइनस सी बाई 2 होता है। डी माइनस सी यहाँ पर उल्टा हो जाता है, देखिएगा यहाँ पे साइन डी माइनस सी बाई 2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये आपका क्या है बेसिक फार्मूला है ट्रिगो का, जो आपका यूज़ होता है फिजिक्स में। हालांकि एक दो और हम लिखा देते हैं बट वो यूज नहीं होता है ना, फिजिक्स में वो सब यूज नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा अपना है। तो एक वो भी लिख लीजिए tan के साथ जो भी होगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे लिखा tan, यहाँ से होता है a प्लस बी, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं tan a प्लस tan b और बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। अच्छा, इसी को tan 2 थीटा भी बना सकते हैं, तो आप देख सकते हैं tan 2 थीटा मतलब यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा, तो यहाँ से दिख जाएगा कि दोनों हर जगह थीटा करिएगा तो 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan थीटा लिखना हो तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं 2 tan थीटा बाई 2 लिखना हो क्योंकि आधा हो जाता है, तो 1 माइनस यहाँ से tan स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो आप इस तरीक़ा से इसको तोड़कर इस तरीक़ा से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है बेसिक एंड फंडामेंटल फार्मूला होता है, बहुत ज़्यादा और भी फार्मूला होता है ट्रिगो का, पर वो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के लिए होता है। हम लोग के लिए जो फिजिक्स का जो फार्मूला है वो इतना काफ़ी है अपना फिजिक्स में यूज़ होने के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा है, tan वाला यूज भी नहीं होता, बहुत रेयर केस में यूज़ होता है, वो आपको दिख जाएगा कि कहाँ पर क्या यूज़ होता है, अपने आप दिख जाएगा। ये लगभग एक आध बार आ जाए, एक आध बार वो भी ना के बराबर आता है। कभी अच्छे लेवल का आप सवाल बनाने बैठिएगा तब जाके उसमें डेरिवेशन जब कर रहे होते हैं या क्वेश्चन को अच्छे लेवल पे सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस केस में आपको वहाँ पे आ जाता है। क्लियर है? चलिए पॉज करके इसको लिख लीजिए पूरे फार्मूला को। बस ट्रिगो समाप्ति के ही कगार पे है, बस 5 मिनट में और ये ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे।
चलिए देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट इसमें कोसाइन रूल और साइन रूल एक और आता है, कोसाइन रूल और क्या होता है, साइन रूल, है ना। ये भी कभी कभी सवाल को इजी बना देता है। ये ट्रायंगल का कहानी है। जैसे देखिए ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। यहाँ पर अगर आपका देखिए एंगल, अगर यहाँ पर ये अल्फ़ा एंगल बना रहा है, ये वाला बीटा बना रहा है और ये वाला गामा बना रहा है। ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। यहाँ भी साइन रूल में भी देख लीजिए इस तरीक़ा से है। यहाँ पे ये आपका जैसे मान लीजिए ये ए है और ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए सी है। यहाँ पर अब जैसे मान लीजिए ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामा है और ये साइड बी है, ये साइड ए है और ये साइड क्या है, सी है। ठीक है, ये साइड क्या है, सी है। तो कोसाइन रूल क्या कहता है, देखिएगा यहाँ से कॉस जो अल्फ़ा निकालेंगे हम लोग, कॉस अल्फ़ा का वैल्यू जो निकलेगा वो देखिए जो इसके पास साइड है उसका स्क्वायर कर दीजिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो उसके सामने है उसको आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, बटा 2 टाइम्स बी इंटू सी। ये दोनों जो पास में थे उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। देखिए आपके पास कॉस अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। इसी तरीक़ा से अगर आप देख सकते हैं तो कॉस बीटा भी निकाल सकते हैं। कॉस बीटा के लिए देखिए 2 कंजुगेटिव साइड क्या है, ए और सी है, तो आप इसको पहले स्क्वायर कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर लीजिए, और उसके बाद देखिए उसके सामने कौन है उसको माइनस कर दीजिए स्क्वायर के साथ, और बटा 2 टाइम्स आप क्या कर लीजिए, ए इंटू सी कर लीजिए। तो देखिए आपके पास कॉस बीटा आ गया। उसी तरीक़ा से आप क्या निकाल सकते हैं, कॉस गामा निकाल सकते हैं। तो कॉस गामा का भी कंजुगेटिव साइड क्या है, तो ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जो सामने वाला है वो क्या है, सी स्क्वायर, और बटा में देखिएगा 2 जो साथ वाला साइड है उसके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ये कोसाइन रूल हो गया। कभी कभी आपको एंगल दे देगा बी सी में से कोई एक अननोन कर देगा, वो अननोन आपसे पूछ लेगा, या कभी कभी ये तीनों साइड दिए रहते हैं और अल्फ़ा बीटा गामा हमसे पूछा जाता है, और कोसाइन रूल हो गया। अब इसी तरीक़ा से साइन रूल, उसी तरीक़ा से क्या होता है, साइन रूल यूज होता है। कहीं पे कोसाइन ज़्यादा आसान होता है तो कहीं पे साइन रूल ज़्यादा आसान होता है। इसमें क्या होता है देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला कि अगर आप यहाँ पे साइन अल्फ़ा लेते हैं तो बटा में आप लिख लीजिए ए बटा, यहाँ पर आप साइन बीटा लिखते हैं तो इसके सामने वाला साइड कितना हो गया, बी, और अगर आप साइन गामा लिखते हैं इस तरीक़ा से तो इसके सामने वाला साइड क्या हो गया, सी हो गया। तो आपका ये जो आया ये रूल को क्या कहते हैं, साइन रूल कहते हैं। कोसाइन रूल हो गया और साइन रूल हो गया। ये सब जो है आपको कभी न कभी ऐसा थोड़ा ना बहुत मतलब सवाल को आसान बनाने के लिए जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे ये सब इस्तेमाल होता है। चलिए और दिखाते हैं इसमें। ये हो गया आपका कोसाइन रूल और क्या हो गया, साइन रूल। एक और इसमें आता है जिसको हम लोग लामिस थ्योरम कहते हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लामिस थ्योरम, लामिस थ्योरम, ठीक है, देख लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो उसको क्लियर कर लीजिएगा। लामिस थ्योरम जो है 3 फोर्स का कहानी है। जैसे ये F1 मान लीजिए, ये क्या मान लीजिए F2, और ये क्या मान लीजिए F3। ये 3 फोर्स का कहानी है, और जब भी ऐसा लगे कि 3 फोर्स का कहानी है और वहाँ पे हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पे हम इस्तेमाल क्या कर लेते हैं, लामिस थ्योरम इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एंगल मान लीजिए अल्फ़ा है, यहाँ पे एंगल मान लीजिए ये वाला एंगल बीटा है, और एक F3 ले लीजिए, ये F2 है ना, सॉरी F3 इसे ले लीजिए, F2 ये ले लीजिए, और यहाँ पे मान लीजिए ये गामा है। तो लामिस थ्योरम क्या कहता है कि F1 बटा F1 के अलावा जो 2 फोर्स है उन दोनों फोर्स के बीच का एंगल देखो, और वो एंगल जो भी होगा उसको साइन के साथ लिख दो, खत्म। उसके बाद आप F2 को लिखें बराबर ऐसे, ये लामिस थ्योरम बताता है। F2 लिखें, फिर F2 के अलावा 2 फोर्स देखें, F2 के अलावा ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F3 है, इसके बीच का एंगल आप देखिए, तो एंगल कितना है, बीटा, तो यहाँ पर साइन के साथ क्या हो जाएगा,
बीटा हो जाएगा। उसी तरीक़ा से यहाँ पर आप F3 लिखें तो F3 के अलावा F2 और F1 फोर्स देखें, उसके बीच का एंगल कितना है, गामा। तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए, साइन गामा। तो देखिए आपका ये क्या आ गया, लामिस थ्योरम। कभी कभी क्या होता है कि फोर्स का वैल्यू दिया रहता है, अल्फा बीटा दिया रहता है, तो उसमें गामा और F3 का वैल्यू आपसे पूछ सकता है। तो आप यहाँ से इक्वेट करके यहाँ से आप 2 इक्वेशन निकाल कर आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, लामिस थ्योरम हो गया। चलिए तो अब ट्रिगो समाप्त हुआ। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, अपना जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। आइए हेडिंग डालिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। भाई बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज़ है ये, आपको भी पता है, 10 क्लास में ये पढ़ चुके हैं और हम भी उतना ही बताएंगे जितना से फिजिक्स में काम हो सके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है आप 10 क्लास में जितना पढ़ें एक बार उसको रिवाइज करा देते हैं, और फिर जो एक्स्ट्रा यूज़ होने वाला है जो कि 11th में पढ़ा जाता है या 11th में ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो 11th में जो पढ़ा जाता है उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। क्योंकि जब हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, असलियत में बताएं तो काइनेमेटिक्स से ही, मोशन इन 1 डायमेंशन से ही फिजिक्स स्टार्ट होता है। उसके पहले जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा सब के सब बेसिक चीज़ें पढ़ाया जाता है, बेसिक चीज़ें पे बात किया जाता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए इसमें एक जो डिफाइन किया जाता है वो डिफाइन किया जाता है ऑरिजिन। ऑरिजिन क्या होता है, तो एक जो होता है, एक ऑरिजिन जो होता है ये कन्वीनियंट पॉइंट होता है। आप कन्वीनियंट, इट इज़ अ फिक्स पॉइंट कन्वीनियंट टू यू, आपके द्वारा जो भी मान लिया जाए, आपके द्वारा जो भी मान लिया जाए, है ना। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, ऑरिजिन इज अ फिक्स पॉइंट, कोई भी ऑरिजिन इज अ फिक्स्ड पॉइंट कन्वीनियंट स्पेलिंग देख लीजिएगा, कन्वीनियंट टू यू, मतलब आपके मुताबिक जो भी आपको अच्छा लगे, आपको मुताबिक जो भी आपको अच्छा लगे ऑरिजिन मान सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये घर लिए, कोई ये घर है देखिए, तो आप ऑरिजिन इसको मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, ऑरिजिन इसको मान सकते हैं। कोई भी पेपर लिए तो आप यहाँ भी ऑरिजिन मान सकते हैं, यहाँ भी ऑरिजिन मान सकते हैं, यहाँ भी ऑरिजिन मान सकते हैं। मतलब आपको कहीं भी मान लीजिए, बस आपको उसमें दिक्कत ना हो, क्योंकि चीज़ें यहीं से मेजर किया जाता है। यहाँ पर जो भी होता है तो ऑल वैल्यूज मेजर फ्रॉम ऑरिजिन। जब भी आप कोई वैल्यू को मेजर करिएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जब भी आप वैल्यू को मेजर कीजिएगा तो आपको ना ऑरिजिन का ज़रूरत ही पड़ेगा, ऑरिजिन से ही मेजर करना होगा। तो आपको एक ऐसा पॉइंट मानना है, इसीलिए बोले कन्वीनियंट टू यू, आपके मुताबिक जो अच्छा लगे वो एक फिक्स पॉइंट मान लीजिए, वही ऑरिजिन है आपका, ठीक है। तो ऑरिजिन कुछ भी मान सकते हैं। ऑरिजिन के पास जो कोऑर्डिनेट होता है हमेशा आपको ही पता है 0,0,0 होता है, ये सब 10 क्लास में भी पढ़ा हुआ है। इसके बाद आता है एक्सिस, ये 10 क्लास का चीज़ है, हम थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। एक्सिस, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है। एक्सिस क्या होता है, तो कोई भी एक्सिस लाइन, फिक्स लाइन को हम एक्सिस कह सकते हैं, हाँ उसका नामकरण दिया गया है। तो जैसे मान लीजिए इसमें एक्स एक्सिस डिफाइन किया गया है, जैसे हम 3 एक्सिस होता है पर तीनों को बता एक्स एक्सिस है। तो अधिकतर बच्चे सोच लेते हैं कि बस ये जो है आपका एक्स एक्सिस हो गया, बस ये ऐसे मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं, ये भी एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है। हम किसी को भी एक्स एक्सिस मान सकते हैं। एक्स एक्सिस जो है, यहाँ पर एक्सिस जो है, हम किसी को भी एक्सिस मान सकते हैं। वो हमारे अनुसार होना चाहिए कि किस में ज़्यादा मदद मिलेगा एक्स को मानने, किसको एक्स माने तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको उसमें आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सके, उस टाइप का हम लोग चलते हैं। एक्स किसी को भी मान सकते हैं आप एक्स एक्सिस। तो रही बात सर वाई एक्सिस, फिर किसको मानेंगे? अगर आप इसको एक्स एक्सिस मान लिए हैं वर्टिकल को, तो वाई एक्सिस कैसे होता है? तो वाई एक्सिस डिफाइन किया गया है कि जो भी एक्स एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर जो ड्रॉ कर दोगे वही हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। वो क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से,
देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे वाई एक्सिस की बात रहा तो वाई एक्सिस कैसे होगा, है ना। हम इसलिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बता रहे हैं क्योंकि 10th में बस ये बता दिया जाता है कि ये एक्स एक्सिस है, बस ऐसा बता दिया जाता है। पर यहाँ क्या होता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हमको क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन जो है एक्स एक्सिस हम किधर माने ताकि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। अच्छा वाई एक्सिस क्या है, जैसे आप मान लीजिए ये वाला आप एक्स एक्सिस माने तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन होगा। और देखिए जहाँ पे कट करता है यही हमेशा ऑरिजिन की तरह ट्रीट करता है। आपको पता होगा कि एक्स वाई एक्सिस का जहाँ पर इंटरसेक्शन होता है वही क्या होता है, हमारा ऑरिजिन होता है, वही क्या होता है, मेरा ऑरिजिन होता है। अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है तो जहाँ पे कट करेगा वो मेरे लिए क्या होगा, ऑरिजिन की तरह ट्रीट करेगा। क्लियर है। अच्छा जेड एक्सिस क्या होगा, तो जेड अगर एक्स और वाई आप फिक्स कर लिए तो जेड अपने आप फिक्स हो जाएगा क्योंकि ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो ऑब्वियस है क्या ये परपेंडिकुलर कुछ इस तरीका से हो जाएगा जेड एक्सिस। इस तरीका का मतलब ये बाहर है, ऐसे परपेंडिकुलर है, देखिए यहाँ से ऐसे है, देखिए ए एक्स के साथ भी परपेंडिकुलर है और वाई के साथ भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है, जेड एक्सिस। चाहिए तो हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं आपको, ये लाइन हटा के देखिएगा कैसे, ये ऐसे हो गया, यहाँ पे ऑरिजिन भी हटा दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। देखिएगा यहाँ से ये 90 आपको दिखाई देगा और यहाँ से आपको देखिए ये भी 90 दिखाई देगा, ये वाला जो है आपका देखिए 90 दिखाई दे रहेगा। ऐसा लगेगा कि सब एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है। अच्छा कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसा, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक्स एक्सिस ऐसे है, हम एक्स एक्सिस जो है ऐसे मान लिए, देखिएगा अगर हम एक्स एक्सिस ऐसे मान लिए तो मेरे लिए वाई एक्सिस कैसा होगा, क्या उसके परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा। बस सिंपल सा, कोई ज़रूरत नहीं कि एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है। भाई एक्स एक्सिस अगर इसको ऐसे माने हैं तो वाई एक्सिस जो होता है इसके परपेंडिकुलर मान लीजिए। चलिए अगर वाई एक्स एक्सिस आप ऐसे मान लिए, देखिए एक्स एक्सिस आप इसको मान लिए तो वाई एक्सिस कौन सा होगा, इसके परपेंडिकुलर, इधर घुमा दीजिए, ये होगा वाई एक्सिस हो जाएगा, खत्म, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। अगर आप इसको एक्स एक्सिस माने हैं तो ये वाला आपके लिए क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा, कहानी खत्म हो गया। तो आपके अनुसार है कि किसी को एक्स एक्सिस किसी को वाई एक्सिस आप मान सकते हैं, अपने आप में ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन आएगा तो बहुत ऐसे सवाल आते हैं, बहुत ऐसे डेरिवेशन आते हैं कि ये एक्स एक्सिस नहीं माना जाता है, एक्स एक्सिस अलग अलग वेराइटी से मान सकते हैं आप। चलिए तो ये आपका एक्सिस हो गया। इसके बाद आता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। हम पोजीशन को कैसे डिसाइड करते हैं, हालांकि आपको आता भी है, हम लोग को पता है, मतलब 10 क्लास में पढ़ाया हुआ है, पर फिर भी हम पूरे A to Z बताते हुए चल रहे हैं कि क्या होता है। देखिएगा पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, क्या, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का पोजीशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको पोजीशन ऑफ अ पॉइंट बताना है तो देखिएगा पहला नंबर हमेशा एक्स और वाई बना लीजिए, एक्स और वाई बना लीजिए। तो अगर आपको पोजीशन ऑफ पॉइंट बताना है तो ये एक्स है और ये क्या है, वाई है, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, और कहीं भी बना सकते हैं। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एक प्लेन है, कोई एक पॉइंट है, अगर कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, उस पॉइंट को अगर आपको डिसाइड करना, जैसे कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट, देखिए इसमें 3 तरह का चीज़ होता है, पॉइंट होता है, प्लेन होता है और एक स्पेस होता है, 3 चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको पॉइंट में बताना है कि पॉइंट कहाँ है, एक पार्टिकुलर पोजीशन का पॉइंट बताना है, तो इसमें आप एक कोऑर्डिनेट भी बता दीजिएगा ना, x1 बता दीजिए चाहे y1 बता दीजिए, तो भी आपका पॉइंट डिसाइड हो जाएगा, एक पॉइंट, पार्टिकुलर पॉइंट को। लेकिन एक प्लेन में ये दोनों को बताना जरूरी है, x1 भी या y1, ये दोनों बताइएगा तभी तो प्लेन डिसाइड होगा। प्लेन का मतलब होता है जैसे ये प्लेन हो गया, और पॉइंट का मतलब ये पॉइंट हो गया। जैसे ये पॉइंट है 4,5, अब ये पॉइंट है तो हम इसका एक ही पार्ट बताएं 4, तो पॉइंट पता चल गया ना कि 4 यही है, बाकी 5 ये होगा। लेकिन एक प्लेन में बताना है किसी भी चीज़ को, उस प्लेन में, तो प्लेन में आप सोच के देखिए 4 अगर है तो ये नीचे भी तो हो सकता है,
आप समझने का ध्यान दीजिए। तो प्लेन के लिए दोनों कोऑर्डिनेट जरूरी है, स्पेस के लिए 3 कोऑर्डिनेट का जरूरी है, x1 y1 z1। आप ध्यान से देखिएगा, हालांकि ये सब छोड़िए, आप जो मेन पॉइंट है उस पर आते हैं, इसमें कंफ्यूज ना होना है। जैसे आपको कोऑर्डिनेट, जैसे आप ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें आपको पता है ये दोनों प्लस होते हैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट है, माइनस और प्लस होता है। ये कैसा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, आपको पता है। तो देखिए x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। हाँ, एक बात तो बताना भूल गए, देखिए ये आपका क्या है, पॉजिटिव, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव। नीचे क्या आ गया, y में नेगेटिव, ये x में नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो कोऑर्डिनेट ऐसे डिसाइड होता है। यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो x तो पॉजिटिव है, लेकिन y क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। देख लीजिए इस तरीक़े से। जैसे आपको कोऑर्डिनेट को लिखना है, बताना कि एक पॉइंट हमको करके बताइए 4,-5। तो ऑब्वियस है कि x और y बना लीजिए। x की तरफ +4 है और y की तरफ -5 है, मतलब ये वाला आपका पॉइंट हो जाएगा। देख लीजिए आप ऐसे, मतलब कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका बता रहे हैं। ये 10 क्लास में आप सीख चुके हैं, पर फिर भी हम बता रहे हैं कि कभी भी पॉइंट लिखना हो तो इस तरीका से दिक्कत ना हो। जैसे आपको बताना है, अच्छा ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो ऑब्वियस है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। जैसे आपको ये कोऑर्डिनेट दिया गया है, ऐसे देखो -2 -3। अब इसको बताना तो ऑब्वियस है, क्या कर लेंगे, x बना लेंगे, y बना लेंगे। x की तरफ क्या है, -2, y की तरफ -3। देखिए वो दोनों तरफ माइनस, तो -2 -3। इस तरीक़ा से हम पॉइंट को डिसाइड कर लेते हैं, पॉइंट को बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट टाइप के हो गया, पॉइंट की तरह हो गया कि किस तरीक़ा से पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर है? चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। धीरे धीरे इसमें बहुत सारा, जैसे आपको पता होगा डिस्टेंस फार्मूला पढ़े होंगे 2 पॉइंट के बीच में, है ना, डिस्टेंस फार्मूला पढ़े होंगे, फिर स्लोप निकाले होंगे। तो स्लोप पर यहाँ पर थोड़ा सा है ना ज़्यादा चर्चा होता है। स्लोप आपको भी पता है इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा काइनेमेटिक्स का सवाल, ग्राफिकल सवाल स्लोप पर ही टिका हुआ है। तो आपको यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, देखिएगा जो नया टर्मिनोलॉजी, अच्छा एक डिस्टेंस फार्मूला आप पढ़े होंगे, डिस्टेंस फार्मूला, इसमें जो कि 10 क्लास में पढ़ाया गया होगा कि एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो इसके बीच का जो दूरी होगा, वो डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, तो फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस तरीक़ा से आपका डिस्टेंस फार्मूला आता है। फिर इसका मिड पॉइंट लिखने के लिए आता है। अगर ये मिड पॉइंट है तो ऐसे लिखा जाता है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, तो x1 प्लस x2/2 एंड यहाँ से होता है y1 प्लस y2/2। ये कोऑर्डिनेट किसका हो गया, मिड पॉइंट का हो गया, मिड पॉइंट का हो गया। किसी को ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो कि अगर ये ऑरिजिन है और ये जो b जो है उसका कोऑर्डिनेट xy है, तो ये जो दूरी निकालना है AB, तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, क्योंकि माइनस में 0 करिएगा तो x स्क्वायर ही आएगा, और यहाँ माइनस में 0 करिएगा तो y स्क्वायर ही आएगा। तो इस तरीक़ा से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक फार्मूला जो 10 क्लास में पढ़ते हैं वो है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नया टर्म है, इसको हम लोग कहते हैं स्लोप। स्लोप क्या होता है ना, सबसे पहले स्लोप क्या होता है। देखिए स्लोप को मन में आते ही, मन में जब भी स्लोप का आता है तो ऐसा लगना चाहिए ढलान जैसा चीज़ है। जैसे आप नहीं कहते उसका स्लोप ज़्यादा ऊंचा है, उसका स्लोप कम है। स्लोप का मतलब होता है ढलान, कितना वो ज़मीन से उठा हुआ है। जितना ज़्यादा ज़मीन से उठा हुआ होगा स्लोप उसका ज़्यादा होता है, जितना ज़मीन से वो कम उठा हुआ होगा वो उसका स्लोप क्या होता है, कम होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो स्लोप, हालांकि वो तो ये फील वाला है, बाकी डेफिनेशन वाइज करा रहे हैं, बाकी जो बता देते हैं काम आता है फील वाला ही। यहाँ पर सीधा सीधी बोला गया कि स्लोप को m से डिनोट करते हैं, m = tan थीटा, r कॉल्ड स्लोप वेयर, जहाँ थीटा इज एंगल मेड बाई लाइन विथ पॉजिटिव x एक्सिस।
तो देखिएगा यहाँ पर क्या बोला कि जैसे ये लाइन है, ये लाइन को आप देखिए ये एक्स एक्सिस है, इसको हम अक्सर एक्स एक्सिस मानते हैं जनरली, बाकी तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किसको एक्स माने, बट जनरली इसी को एक्स माना जाता है। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लाइन का एंगल ये बना रहा है थीटा, तो इसका आप tan थीटा जब निकाल लीजिएगा तो इस लाइन का क्या कहला जाएगा, स्लोप। सिंपल सा, कोई भी लाइन का स्लोप लिखना है तो उसको क्या करना है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देख लीजिए कि कितना एंगल बना रहा है, तो उसका कितना एंगल बना रहा है तो उससे क्या पता चल जाएगा आपका, उसका tan थीटा जब निकालिएगा तो उसका क्या पता चल जाएगा, स्लोप। उसी तरीक़े से स्लोप निकालने का बहुत अलग अलग तरीका है, बहुत अलग अलग वैरायटी है स्लोप निकालने का। जैसे कि आपके पास दो पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट क्या है x2 y2 है, इस तरीके का पॉइंट है और आपको स्लोप पूछ रहा है, तो याद कीजिए 2 पॉइंट का फॉर्मूला आप 10 क्लास में पढ़ोगे स्लोप निकालने का, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। चाहिए तो इसका ऐसे डिराइव भी कर देते हैं कि ये x है और ये क्या है, y है। मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये क्या है x1 y1 और एक पॉइंट यहाँ पर B है, क्या है x2 y2। तो इससे जो मिलेगा लाइन, इस लाइन का हमको क्या निकालना है, स्लोप। तो हम क्या बोले थे, एक्स एक्सिस यहाँ है तो हम यहाँ भी तो बना सकते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी ना। क्या ये वाला एंगल हमको निकल जाएगा तो क्या इसका tan थीटा ही हमारा क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना भी एंगल ये बनाता है उस एंगल का जो tan थीटा लिखते हैं वही तो स्लोप कहलाता है। तो उसके लिए क्या कीजिए, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो ये वाला जब आप देखिएगा दूरी, तो ये आएगा y2 माइनस y1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक y2 है और यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो y2 में से y1 घटेगा तो y2 माइनस y1, और ये दूरी कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो यहाँ से tan थीटा का जब फॉर्मूला लगाइएगा तो देखिए परपेंडिकुलर बटा बेस करिएगा तो आपके पास ये आ जाएगा। ये स्लोप निकालने का मतलब बता रहे हैं कि एक वैरायटी है, कई तरीके हैं स्लोप निकालने का। तो 2 पॉइंट मेथड से या फिर m इक्वल टू tan थीटा से, थीटा क्या है तो एंगल मेड बाय लाइन, जिस लाइन का हम स्लोप लिख रहे हैं उस लाइन का द्वारा एंगल बनता है, किसके साथ बनता है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, आगे का कार्यक्रम करते हैं। ये स्लोप जो है, जैसे मान लीजिए इसी में आपको बताया गया, ऐसे देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए कि ये आपका ऐसे थीटा है, ठीक है, ये वाला मान लीजिए 37 डिग्री है, ये आपका ऐसे है, देखिएगा ध्यान से। अब बोला इस लाइन का स्लोप निकालिए, तो क्या ये एक्स एक्सिस है, क्या ये एंगल थीटा लिख सकते हैं। याद रखिएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही एंगल लिखना है और उसका tan थीटा ही स्लोप होता है। तो tan 37 कितना होता है, अभी बताए थे 3/4, अभी बताए थे तुरंत थोड़ा देर पहले ट्रिपलेट जब करा रहे थे। तो tan 37 बराबर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अच्छा, स्लोप के बारे में और भी धीरे धीरे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। अच्छा ध्यान से देखिए, सबसे पहला बात ये है कि अगर m इक्वल टू क्या है, tan थीटा, ठीक है, तो ये थीटा है, तो भाई थीटा तो चेंज करता है ना, थीटा तो वैरायटी पे डिपेंड करता है ना कि पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव कब होगा, क्योंकि थीटा चेंज करेगा तो tan थीटा का वैल्यू कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। तो बोला गया कि स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम होगा। अगर थीटा का वैल्यू जो है 90 डिग्री, क्योंकि ये कहाँ तक वैरी कर सकता है, यहाँ तक, आगे भी जा सकता है, तो बस वो उसके लिए बता रहे हैं। अगर ये 90 डिग्री, देखिए ये वाला लाइन है, अगर आप लोग को ऐसा लग रहा होगा तो देखिएगा ध्यान से, इसमें देखिएगा कि 180 के जैसे ही पार हो गए तो देखिए वही लाइन आ जाता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जो भी वैरायटी होगा 0 से 180 तक ही चेंज होगा। तो अगर स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री से छोटा होगा। और अगर स्लोप का वैल्यू नेगेटिव कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा। स्लोप का वैल्यू 0 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 होगा। स्लोप का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 होगा। मतलब याद कीजिए सीधा पहाड़, एकदम सीधा पहाड़ है, क्या उससे ज़्यादा स्लोप कभी हो सकता है क्या। हम क्या बोले थे, ज़मीन से उठा हुआ, तो कोई सीधा है एकदम, तो भाई उसका स्लोप मैक्सिमम है ना, थोड़ा कम है तो स्लोप कम है, थोड़ा इतना उठा हुआ है तो स्लोप ज़्यादा है। तो यहाँ देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है।
है ना। तो यहाँ पर एक काम कीजिए, इसको लिख लीजिए कि पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। जैसे कुछ प्रैक्टिस कराते हैं, जैसे मान लीजिए ये लाइन है। अब ये लाइन में हम बोलें कि बताइए कि इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो कैसे डिसाइड कीजिएगा। यहाँ पर ऐसे बनाइए एक्स एक्सिस अपना मन से, ये एंगल देखिए थीटा, क्या ये 90 डिग्री से छोटा है, तो इस लाइन का जो स्लोप हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर ऐसे दिया जाए, देखिए ऐसे करके हम दे रहे हैं, बोले कि ये वाला लाइन बताइए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब कई बच्चा को जब भी ऐसे दिया रहा है तो वो ऐसा सोच लेता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर तो पॉजिटिव होगा tan थीटा। नहीं, ये लाइन हम पूछ रहे हैं कि इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो उसके लिए हमको क्या बनाना होगा, एक्स एक्सिस बनाना होगा। हमेशा एक्स एक्सिस बनाएं, फिर एंगल ये देखें क्या ये थीटा जो है 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है क्या, हाँ, तो ये स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे आपको ये वाला दी, अब बताइए इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो यहाँ पर आप एक्स एक्सिस बना लें, फिर ये वाला एंगल देखें और ये एंगल 90 डिग्री से छोटा दिख रहा है, तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आप इसको देख लें, यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस बनाए हैं हम, कभी भी कहीं भी एक्स एक्सिस बना देते हैं, यहाँ से स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं इस तरीक़ा से है, इस तरीक़ा से भी बना लें तो देखिए थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। तो ये है स्लोप, ऐसा नहीं स्लोप खत्म हो गया, बाकी के अगले क्लास में बताएंगे। स्लोप और भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये लेक्चर आपको काइनेमेटिक्स में हेल्प करेगा और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मतलब लगभग क्वेश्चन हम लोग यहीं पे काइनेमेटिक्स का ग्राफिकल सेक्शन जो है ना वो ख़त्म कर देते हैं, यहीं पे सारा चीज़ ख़त्म कर देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के अगले क्लास में। धन्यवाद।